Hello everyone, this is your Manil sir and we are going to start. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. Let us start today's lecture. फिजिक्स में फ्लूइड्स के क्वेश्चंस हमने किए थे, अगर आपको याद हो तो. फ्लूइड्स के हमने न्यूमेरिकल्स टाइप की चीज़ें नहीं करी हैं क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, ना के बराबर न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो न्यूमेरिकल्स की कोई चिंता वाली बात नहीं है. मतलब न्यूमेरिकल्स हमने किया, जो पेपर में आता है हम उसकी बातें करते हैं, जो आप कर पाओगे उसी की बात करते हैं. फिलहाल अभी हम क्या देखने जा रहे हैं. फ्लूइड्स के बाद हमारा केटीजी आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आता है. तो थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, इन सभी क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं. आई होप थर्मोडायनेमिक्स आप सबने पढ़ लिया होगा. और थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे. जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करने का प्रयास करेंगे. चलो लेट हो गए, आज लेट हो गए ना. घर नहीं जाओगे? कहाँ रहोगे? ऊपर पानी भेज देना. नानी यहीं रहती है आपकी? नानी, मामी? नानी. देख रहे हो, पढ़ने की लालसा देखो, पढ़ने की लालसा देखो. नानी के यहाँ रुकना पड़ रहा है. ये गांव में रहने लग गए ना, फरीदाबाद विलेज. तो हाँ, एक ही बात है. फरीदाबाद अभी नया नया बसा है ना वो. ये पुराना है फरीदाबाद. फरीदाबाद मतलब फरीदाबाद सुनते लगता है कि हाँ कुछ अजीब सी जगह, बढ़िया सी जगह होगी. अच्छा है ना? बेकार है? गांव जैसा है ना? लोग मुझे कहते हैं कि गांव जैसा माहौल है. गोबर दिखती, गोबर बोला, सॉरी, गाय दिखता है. गाय तो यहाँ भी दिखता है, लेकिन यहाँ के गाय मॉडर्न है, प्लास्टिक खाते हैं. वहाँ के गाय, हाँ हाँ, यहाँ की गाय कहती है मैं जब तक मंचूरियन नहीं खाऊंगी सोसी नहीं करूंगी. जाओ. यहाँ की गाय थोड़ा एडवांटेज. आज हम, हेलो बेटा विकास, हेलो शेख, हेलो एवरीवन. अभी कुछ नहीं बेटा, हम भी लेट हो गए, आप भी लेट हो गए, हम लेट हो गए. कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा. चैप्टर 2 चैप्टर करवा दूंगा, अभी 3 भी करवा सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन इन चैप्टर से नहीं आते. इन चैप्टर से डेरिवेशंस आते हैं खाली. आज फिजिक्स होपफुली खत्म करवा देंगे. केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव, मतलब वैसे लास्ट के चैप्टर से सिर्फ डेरिवेशंस आती है और कुछ नहीं आते, और कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए. तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. केमिस्ट्री में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया वो इनफ है. ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं. थर्मल प्रॉपर्टीज. वैसे आपको घर पे पढ़ना है खूब, ठीक है. अदरवाइज ये सब कराने का, ये सब इतना मेहनत करने का, कब है केमिस्ट्री का एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम, किसी को आइडिया है?
19-24 ना, तो अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, इसलिए तुम मजे ले रहे हो सब। ज्यादा नहीं है, 10-12 क्वेश्चन करने हैं इसमें, 10-10 क्वेश्चन करने हैं, देखो हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हैं? क्या ले रहा था? हैं? सही में? बायो कुछ भी नहीं था तुम्हें, पास कैसे होंगे तुम? सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन फ्रॉम द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वेश्चन है, बर्ड्स स्वेल देयर feathers इन विंटर वाई। सर्दियों में पक्षी अपने पंख को ऐसे फैला लेता है, क्यों ऐसा करता है? ताकि सर्दी से बच जाए। खत्म। सर्दी से कैसे बचेगा वो समझो। देखिए, जब अपने पंख को, जैसे इसका पंख ऐसे अभी है, तो जब वो अपने पंख को ऐसे फैला लेगा, पंख को ऐसे फैला लेगा, तो पता क्या होगा? अंदर हवा ट्रैप हो जाएगी, और हाँ, अंदर हवा ट्रैप हो जाएगा, और ये जो एयर होता है, एयर इज बैड कंडक्टर, या एयर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। एयर हैविंग वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होता है। इससे क्या होगा समझिए, देखिए, हमारी बॉडी ने हीट पैदा किया, अब वो हीट इन्वायरमेंट को चला जाएगा तो फायदा नहीं है। लेकिन अगर हमने हवा भर लिया, तो हवा की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये हवा हीट को बाहर जाने नहीं देगा, यानी हमारी बॉडी से जो हीट निकलेगा वो बाहर नहीं जाएगा, तो बॉडी हमारा गर्म रहेगा। तो बर्ड स्वेल देयर फेदर्स या फीदर जो भी इन विंटर, वाई? बिकॉज व्हेन दे स्वेल देयर feathers, एयर गेट ट्रैप्ड। एयर क्या होता है? एयर गेट ट्रैप्ड। जो एयर है ट्रैप हो जाता है। एयर क्या होता है बताओ? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, तो एयर गेट्स ट्रैप्ड, एयर जो है ट्रैप्ड हो जाता है। एंड एयर हैविंग वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, hence no loss of heat take place, और बॉडी रिमेन्स वार्म। खोल दो। तो हीट का लॉस नहीं होगा, बॉडी रिमेन्स वार्म, और जो बॉडी है गर्म रहेगा। बॉडी क्या रहेगा? गर्म। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बर्ड जो है अपने पंख को फैला लेती है विंटर में, क्यों? एयर गेट्स ट्रैप्ड, एयर ट्रैप हो जाएगा, एंड एयर हैविंग वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, हेंस नो लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस, हीट का लॉस टेक प्लेस नहीं होगा, बॉडी रिमेन्स वार्म, और बॉडी क्या रहेगी? गर्म रहेगी। तो विंटर में हेल्प मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इजीली, आप यहां से आंसर को चाहे तो रीड करके बातों को आगे देखिए। वाई वाटर इज प्रेफर्ड टू एनी अदर लिक्विड इन द हॉट वाटर बोटल्स। मतलब हम पानी को ही, मतलब पानी, देखो लिखा है, वाई वाटर इज प्रेफर्ड टू एनी अदर लिक्विड इन द हॉट वाटर बोटल्स। देखिए, अगर कोई, हम चाहते हैं बोतल के अंदर चीजों को गर्म रखना, क्या रखना? गर्म रखना। हम चाहते हैं बोतल के अंदर कोई चीज गर्म रखे, तो कान में आके बोल रहा भाई यार, अब तुम सामने बैठे हो और गुदगुदी करोगे तो दिक्कत ही होगी। चुप हो जाओ। वाई वाटर इज प्रेफर्ड टू एनी अदर लिक्विड इन द हॉट वाटर बोतल। देखिए,
यहां मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में आ सकता है। देखिए, अगर हम एक थर्मस के अंदर, क्या बोला मैंने, थर्मस के अंदर या फिर किसी बोतल के अंदर एक जगह हमने रख दिया H2O को, गर्म हॉट H2O को, और सेम बोतल के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बोतल के अंदर हमने हॉट मिल्क रखा, हॉट मिल्क, तो जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा? आपका मिल्क जल्दी ठंडा हो जाएगा और पानी बहुत बहुत देर बाद ठंडा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है उसके पीछे, बताओ। उसके पीछे रीजन क्या है? जो वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर हैज लार्ज वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने से क्या होगा? वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि वाटर ने ज्यादा हीट अपने अंदर रखा हुआ है। अगर इसने ज्यादा हीट अपने अंदर रखा हुआ है तो उस हीट को निकलने में लगेगा टाइम। क्या लगेगा? टाइम। तो वाटर हैज लार्ज वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, सो कूलिंग, सो इट टेक्स टाइम, so water takes time in cooling down। इसको कूल डाउन होने के लिए, ठंडा होने के लिए टाइम लगता है, इसलिए हम पानी को प्रेफर करते हैं हर जगह। क्या बात समझ पा रहे हो? तो वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उसने ज्यादा हीट खाया होता है। अगर इसने ज्यादा हीट खाया होता है, समझ रहे हो, तो इसको ठंडा होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है, द कूलेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर शुड बी हाई स्पेसिफिक हीट, वाई। लिखा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत गर्मी पैदा होती है, बहुत। अब गर्मी पैदा हो रही है तो ठंडा करने के लिए हमें कूलेंट यूज करना पड़ता है। तो हम जो कूलेंट यूज करेंगे उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। क्यों? मान लो यहां पर बहुत गर्मी पैदा हुआ, ये बहुत ज्यादा हीट पैदा हुआ और हम चाहते हैं इस हीट को कोई खा जाए, तो हम एक बंदे को ढूंढेंगे जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। अगर इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ये सारे हीट को खा जाएगा और सारे हीट को खा के यहां ठंडा कर देगा। क्या कर देगा? ठंडा। तो लिखा है, अ कूलेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। तो हम लिखेंगे, इफ कूलेंट हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये रहा, इफ, क्या बोला मैंने? इफ कूलेंट हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट विल एब्सॉर्ब मोर हीट। ये ज्यादा से ज्यादा हीट को खा जाएगा। इट विल एब्सॉर्ब मोर हीट, ये ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करेगा, तो इट विल एब्सॉर्ब मोर हीट, हेंस कूलिंग प्रोसेस विल बी फास्टर। तो कूलिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाएगा, फास्टर एंड इजी। तो अगर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे तो इट विल एब्सॉर्ब मोर हीट, ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा, हेंस कूलिंग प्रोसेस विल बी फास्टर, और आसानी से चीजें क्या हो जाएगी? ठंडा हो जाएगी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत गर्मी पैदा करता है। हम गर्मी को चाहते हैं एब्सॉर्ब करने के लिए, तो ज्यादातर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? पानी बहुत ज्यादा हीट खाता है, मैंने पीछे बताया था। समझ में आया? तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बाकी आप इनके आंसर्स के थ्रू। अब लिखा है, वाई इज वाटर यूज्ड एज इफेक्टिव कूलेंट इन ऑटोमोबाइल। पानी को कूलेंट की तरह हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज वाटर हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट विल एब्सॉर्ब मोर हीट एंड कूलिंग विल बी फास्टर एंड इजी। इसीलिए वाटर को यूज करते हैं एज अ कूलेंट। यानी कि कूलेंट वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। समझ पाए बात को? अब लिखा है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी
एंड स्पेसिफिक हीट रिक्वायरमेंट वुड यू स्पेसिफाई फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया अगर आपको बर्तन बनाने, क्या बनाने हैं, अगर आप चाहते हो बर्तन बनाना, कुकिंग यूटेंसिल्स, तो थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। एंड स्पेसिफिक हीट रिक्वायरमेंट, तो देखिए अगर हमने एक बर्तन बनाया है तो हम चाहेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो, वो बर्तन खाने को आसानी से पकाए। अगर हम यहां पर हीट देंगे, हीट, तो वो हीट को आसानी से क्या कर दे, कंडक्ट करवा दे। तो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए मोर, क्या होना चाहिए, मोर। थर्मल कंडक्टिविटी मैक्स टू मैक्स हो, लेकिन उसकी जो हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट लो होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, लो, यानी कम हीट ले और कंडक्टिविटी ज्यादा दे। नहीं समझे मेरी बात को? गैस का खर्चा कम हो पर कंडक्टिविटी क्या हो, ज्यादा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? तो ये मैंने यहां आंसर भी लिख दिया है कि हाई कंडक्टिविटी हो और लो स्पेसिफिक हीट हो, और आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। कोई टेंशन तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। देखिए लिखा है एक्सप्लेन वाई अ ब्रास टम्बलर फील्स मच कोल्डर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे। क्या मतलब? लिखा है कि वाई ब्रास टम्बलर, मतलब आप जब पार्क में कभी बैठे हो, पार्क में, तो पार्क में एक लोहे का बना होता है, लोहे का बोल रहा हूं, ब्रास का होता है, लोहे का भी हो सकता है, ब्रास या आयरन का, तो बैठने वाला होता है लोहे का, और एक जगह लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का। तो अगर बहुत चिली डे है, ठंड है बहुत, विंटर का सीजन है, तो पार्क में पहली बात तो आप जाते नहीं हो, और मजबूरी है आपकी कि जाना ही है। इस चीज को समझो। अरे तो पार्क में क्या हंसने वाली बात है, हम भी गए हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। सुनो, आपकी मजबूरी है कि विंटर में आपको जाना ही है, तो जब ब्रास, ये वुडन है, वुडन, अगर आप ब्रास पर बैठेंगे, क्या बैठेंगे, अगर आप ब्रास पर बैठेंगे तो आपको कैसा फील होगा? एक्सप्लेन वाई अ ब्रास टम्बलर फील्स मच कोल्डर, ये बहुत ठंडा फील होगा, देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे, लकड़ी के मुकाबले आपको ब्रास बहुत क्या फील होगा, बताओ? है गलती से इस पे क्लिक हो गया, अब 2-4 मिनट खराब हो गए। सोचो, आप सोच के मुझे बताओ क्या रीजन हो सकता है, सोच के बताओ मुझे। मैंने वैसे पढ़ाया था ऐसा कुछ, मैंने पढ़ाया था। बोलो, नहीं आ रहा? हिमांशी हो जाएगा, टेंशन मत लो। खोल दो भाई, उठने की क्या जरूरत है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए समझिए, ब्रास कंडक्टर है, क्या है, और ये है इंसुलेटर। अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर, चुप हो जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, और आप इस इतने टेम्परेचर पर हो, और सर्दी में पार्क का टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री। पार्क है ना ये, पार्क, तो पार्क में अभी जो कंडक्टर, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, इसका भी 10 डिग्री है। तो जैसे ही आपका, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप इस पर बैठेंगे, तो जैसे आपका आप बैठेंगे इसके ऊपर, आपकी बॉडी कांटेक्ट में आएगी,
तो यहां पर है हाई टेम्परेचर, यहां पर है लो टेम्परेचर। तो हाई से लो की तरफ हीट का फ्लो स्टार्ट होगा बहुत गजब तरीके से, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर। तो आपकी बॉडी का जो हीट है तुरंत कहां भाग जाएगा, आपकी बॉडी का हीट चला जाएगा किसके अंदर, ब्रास के अंदर। तो आपको ठंडा फील होगा। क्या फील होगा, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर पे थे तो आपके अंदर से हीट निकल गया, आपके अंदर से हीट। क्या कह रहे थे तूने, बाद में बात करते हैं, मजा आएगा। डंडे पड़े नहीं हैं, तो उसको लगा नहीं कि तू मतलब शरीफ सा है, साइकिल वाइकिल चलाता है तो छोड़ दे। आए थे, चलो कोई नहीं। एफआईआर हुआ, अच्छा ठीक है। तेरे को ऐसे लगे थे मजे मजे में शक्ल देख के, कोई बात नहीं। चलो देखो, कभी भी इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान दो प्लीज। तो ये 37 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ हीट का फ्लो होगा, तुरंत फ्लो होगा, इसलिए हमें ठंडा ठंडा फील होगा। लेकिन यहां पर जब 37 डिग्री का बंदा, जब 37 डिग्री का बंदा इसे टच होगा तो जो हीट का फ्लो है कैसा होगा, ठीक है, ये इंसुलेटर है ना, तो हीट का फ्लो इतना उस हिसाब से नहीं होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 से 36 35 हो जाएगा। यहां तो सीधा 37 से 25 पहुंच जाएगा, 37 से 20 पहुंच जाएगा, ठंडा फील होगा तुरंत। नहीं समझे, इसलिए जब हम लोहे वोहे पे बैठते हैं तो लगता है तो पहले हम कोई गत्ता रखते हैं उसके ऊपर, तो गत्ता वत्ता रखते हैं, पेपर ऊपर बिछाते हैं, कपड़ा रखते हैं, तब बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर में तुरंत हीट का फ्लो होगा और हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी तो हमें ठंड लगेगा। रीजन समझ में आया। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, ब्रास इज अ कंडक्टर, व्हेन बॉडी टचेस ब्रास फ्लो ऑफ हीट टेक प्लेस एंड वी फील चिल्ड, वी फील ठंडा ठंडा, कोल्ड कोल्ड मजाक कर रहा हूं। बट wood is an insulator, so flow of heat do not take place। समझ में आया, so we don't feel much ठंडा ठंडा। अब आपको लगेगा कि भाई आंसर कहां से लिखेंगे, तो मैंने पीडीएफ दे ही रखा है, आप आंसर लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों लिखा है, why do animals curl into a ball when feel very cold। क्या मतलब है, अब इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है, मैंने हिंट दे दिया। देखिए कह रहा है कि एनिमल है जो कर्ल कर लेते हैं एक बॉल की तरह, वो ऐसे एकदम सिकुड़ जाते हैं, एकदम 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 कर्ल हो जाते हैं। कर्ल मतलब एकदम अपने आप को, जैसे तुम लोग सोते नहीं हो घर पे, एकदम घुटने तुम्हारे नाक से टच हो रहे हैं, घुटने तुम्हारे नाक से टच हो रहे होते हैं ना, वैसा वाला। एनिमल ऐसा ठंडी में क्यों कर लेते हैं, आपको खुद बताना है इसका आंसर। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो ये लिखेगा उसको मैं महान मानूंगा। क्या मानूंगा, ठीक है। वैसे बता दू, बताओ, इजी है, बता दू। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो देखिए, एक, जैसे मैंने कहा एक रोटी है, हमने गरम गरम एक रोटी है, एक गरम गरम रोटी है, ठीक है, उस रोटी को हमने ऐसे रख दिया, तो इसके अंदर से हीट का फ्लो होगा। क्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कितना हीट फ्लो हो रहा है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो हीट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा। लेकिन इसी रोटी को अगर हम रोल करके रख देते हैं तो लंच तक भी कई बार गर्म रहता है ये, क्योंकि एरिया हमने कम कर दिया, एरिया हमने, तो एरिया कम करने से क्या होगा, अगर एरिया कम हो जाएगा तो हीट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम। तो अगर एक कुत्ता है जिसको ठंड लग रही, जब कुत्ते को ठंड, कुत्ता है, उसकी, कुत्ता है बिल्ली है कोई भी है, उसकी बॉडी हीट पैदा करती है, क्या पैदा करती है, लेकिन वो खुलेआम ऐसे खड़ा है तो उसकी हीट हर जगह निकल रही है हीट बाहर। तो क्या सोचता है कि मैं अपनी बॉडी का सरफेस एरिया कम कर लेता हूं, सरफेस एरिया। तो जैसे अपनी बॉडी का सरफेस एरिया कम कर लेगा, हीट फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम। क्या बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, वाई डू एनिमल कर्ल इनटू अ बॉल, एनिमल कर्ल इटसेल्फ इनटू अ बॉल बिकॉज व्हेन दे कर्ल they decrease surface area, decrease, if surface area is less flow of heat will be less, उसकी बॉडी से हीट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। क्या बात समझ पा रहे हो बात को। अच्छा लिखा है, why are clear nights
कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स। नहीं समझे? खुला आसमान, अगर आसमान खुला है, क्लियर है, तो ठंडा होता है, लेकिन बादल हो तो थोड़ा बहुत गर्मी हो सकती है। क्या लॉजिक है, सोचना कभी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, पर इसको कभी सोचना, ये मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, एक बार कमेंट में लिख के दिखाओ, देखता हूं मैं तुम्हें कितना दिमाग लगा पाते हो। कोई टेंशन नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। व्हाइट क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल इन समर वाइल कलरफुल क्लोथ। आपने बचपन से सुना होगा कि भाई गर्मियों में सफेद पहनना चाहिए, गर्मियों में हल्के कलर का पहनना चाहिए, गर्मियों में हल्के कलर का पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डार्क कलर की एक खास बात होती है। देखिए, जो हमारे डार्क कलर होते हैं ना, डार्क कलर क्या करता है? डार्क कलर एब्जॉर्ब्स लाइट। क्या करता है ये? एब्जॉर्ब्स लाइट। यानी अगर हम गर्मी में अगर डार्क पहनेंगे, डार्क कलर जैसे ब्लैक पहनेंगे, रेड पहनेंगे, तो हमें और गर्मी लगेगी। क्या लगेगी? हमें और गर्मी लगेगी। तो इसलिए बोला है कि व्हाइट हमें पहनना चाहिए समर में और डार्क पहनना चाहिए विंटर में। समझ में आया? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बट एग्जाम में नहीं आता आज के टाइम पे। ये क्वेश्चन इतना देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑब्जेक्ट विल कूल फास्टर व्हेन केप्ट इन ओपन एयर? द वन एट 300 डिग्री सेल्सियस और द वन एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाई? देखिए, समझिए, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके रखा गया है, और एक ऑब्जेक्ट को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके रखा गया हवा के अंदर। कहीं भी रख दिया है, जैसे कमरे में हमारे रख दिया, तो जल्दी कौन ठंडा होगा? जल्दी कौन? नहीं समझे मेरी बात को? तो इसका आंसर आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये ठंडा हो जाएगा जल्दी, ये ठंडा हो जाएगा। देखिए, रेट ऑफ कूलिंग जो है ना, रेट ऑफ कूलिंग समझिएगा, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, तो यानी कि अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरा जो सराउंडिंग है वो 270 नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन की एक कमी भी है, कमी यह है कि सराउंडिंग के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो रेट ऑफ कूलिंग, कौन ठंडा होगा, डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो सराउंडिंग होगा मान लो वही 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। हमारा रूम 25 पे तो होता है। यहां 100 पर ऑब्जेक्ट है, पर 25 डिग्री पर हमारा रूम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस किस में ज्यादा लग रहा है आपको बताओ? यहां लग रहा है, तो यहां कूलिंग ज्यादा होगा। यहां कूलिंग क्या होगा? लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक लिमिटेशन भी होता है, तो उस लिमिटेशन को अगर हम ना देखें ना, तो आंसर इसका ये होना चाहिए। ठीक है, पर हम इतना नहीं दिमाग लगा रहे। सिंपल है कि एक और कॉन्सेप्ट है, चुप हो जाओ, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4।
जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके अंदर से हीट का फ्लो ज्यादा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके अंदर से हीट भी, नहीं समझे मेरी बात को, हीट इससे जल्दी बाहर निकलेगा। जो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ही ठंडा होता है। तो इसका आंसर क्या है? 300। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी, नहीं समझे मेरी बात को? अरे आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, आई बात समझ में? तो आंसर क्या लिख के आओगे कि जो जितना ज्यादा गर्म होता है तो जल्दी ठंडा होता है। और रीजन क्या है? रीजन क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग। नहीं समझे? वो अगर वो लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था ना, ये मैं बता रहा हूं, सुनो मैं थोड़ा क्लियरिटी के साथ बात करूं ना, तो ये वाले ना थोड़ा सा ये वाला लिमिटेशन है, ये वाला लॉ हर जगह नहीं लगता है, पर ये वाला आप हर जगह लगा सकते हो कि जो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उसके अंदर से उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। क्यू का मतलब हीट होता है, टी का मतलब टाइम। हीट फ्लो पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर की पावर 4। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इससे हीट का फ्लो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आइस ऑफ 0 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री। आइस एट 0 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री। स्टेट द आइसोथर्मल चेंजेस इन द प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल का मतलब है जहां पर टेम्परेचर का चेंज 0 हो जाए। तो अगर कोई आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और कन्वर्ट हो गया स्टीम पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले आप समझना पूरा सिस्टम होता कैसे है। देखो पहले आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस पहले लिक्विड बनता है। क्या बनता है? लिक्विड। और जब आइस लिक्विड बनता है तो वो 0 डिग्री पर ही होता है, और बाद में 0 से 100 होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बनेगा ये। तो ये प्रोसेस होता है, पहले आइस होता है फिर लिक्विड होता है। तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। यानी आइस से लिक्विड बनना 0 डिग्री से 0 डिग्री आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा अभी तो मैंने आपको ये बताया कि 0 डिग्री से 0 डिग्री आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब मान लो मैं आपसे ये कहूं कि 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री पर ही वो बन जाए, 100 डिग्री का ही स्टीम बन जाए, तो क्या अभी भी टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या? डेल्टा टी अभी भी क्या है? 0। तो ये भी आइसोथर्मल है, ये भी क्या है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइसोथर्मल कब कब हो सकता है? तो जब आइस 0 डिग्री से लिक्विड 0 डिग्री हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। 100 डिग्री लिक्विड से 100 डिग्री का स्टीम बन जाए वेपर, तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया? तो आइस ऑफ 0 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम तक जाना था ना, मैंने पढ़ा नहीं था कि स्टीम तक जाना है। तो अगर वो 0 डिग्री से स्टीम तक गया है तो एक बार आइसोथर्मल यहां होगा और एक बार आइसोथर्मल वहां, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब होता है जहां पर आपका क्या चेंज ना हो, बताओ, टेम्परेचर चेंज ना हो। अब आगे क्या है हमारे पास? एक्सप्लेन। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है एक्सप्लेन व्हाई अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन ओल्ड। कंबल, कंबल की बात चल रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कंबल की बात चल रही है। एक नया कंबल ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू ओल्ड। देखिए जो नए कंबल होते हैं करारे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे नया कंबल खरीद के लागो तो एकदम कड़े कड़े होंगे, करारे से होंगे, करारे से। और पुराना उसको बेड के नीचे डाला था, छज्जे पर डाला, फिर सर्दी में निकाला, मोड़ तोड़ के डाला, तो टूट जाता है। क्या होता है? टूट। तो जो हमारे नए कंबल होते हैं ना, उनमें ना जो उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं कंबल्स में, आपको दिखते नहीं पर कभी छेद होता है, देखना कंबल्स में। इन छेद के अंदर ना एयर ट्रैप होता है। क्या होता है? एयर ट्रैप। और मैंने आपको बताया था जो एयर होता है, एयर एयर जो होता है क्या होता है बताओ? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। तो जब हम एक नए कंबल को ओढ़ेंगे,
मैंने ओढ़ रखा है, तो मेरी बॉडी से हीट पैदा हुआ। अब वो हीट कंबल से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नए कंबल की जो छेद है उसमें कौन फंसा हुआ है? एयर। और वो एयर हीट को बाहर जाने ही नहीं देता है। लेकिन जो पुराना कंबल है उसमें से एयर ट्रैप कम हो जाता है। पुराने कंबल में टेंडेंसी टू ट्रैप द एयर इज वेरी लो। टेंडेंसी टू ट्रैप द एयर इज वेरी लो। सो गर्मी इतने नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो? तो अब देखो, मैंने आंसर आपको बता दिया और आंसर यहां एक्सप्लेन भी कर दिया है। जिनके पास पीडीएफ नहीं है उनको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया। और जैसे बहुत सारे फेमस क्वेश्चन होते हैं कि हमें कौन सा बर्तन चुनना चाहिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो, है ना, उस बर्तन को चुनना चाहिए। जैसे हमारे थर्मल कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होती है पता है आप लोगों को? कॉपर की अच्छी होती है, तांबे की। लेकिन हम तांबे के बर्तन में खाना नहीं खा सकते, वो जहरीला होता है ना, पॉइजनस होता है। सुनिए, तो हम लोग ना स्टील का बर्तन चुनते हैं। देखो स्टील का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, लेकिन कंडक्टिविटी अच्छी कॉपर की होती है, तो हम उसमें ना कॉपर मिक्स कर देंगे। कॉपर, ये कॉपर लगा देंगे, ये कॉपर है। अब इससे क्या फायदा होगा? कॉपर की कंडक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन ऊपर कौन है बताओ? स्टील। और खाना किससे टच होगा? स्टील से। तो खाना हमारा स्टील से टच होगा, लेकिन कंडक्टिविटी कॉपर की अच्छी होती है, तो कॉपर का बर्तन हम चुनते हैं। कोई आपसे बोलेगा कि कौन सा बर्तन आपको चुनोगे, तो आप बोलोगे भैया हम बर्तन चुनेंगे मिक्सचर वाला, जिसमें स्टील का बर्तन और उसका जो बेस होगा, बेस समझते हो, नीचे वाला पार्ट, वो किसका होना चाहिए? क्योंकि कॉपर एक अच्छा क्या होता है? कंडक्टर। प्योर कॉपर का बर्तन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर कोई प्योर कॉपर के बर्तन में खाएगा तो वो खाना पॉइजनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या खाना बनाएगा तो खाना पॉइजनस हो सकता है और आदमी की डेथ हो सकती है शादी से पहले। शादी के बाद तो टेंशन नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? कोई टेंशन ही नहीं है। सो अभी हमने ये किया, अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है? यही है, वो यही है। बेटा एक दो दिन और चलाएंगे क्लास, टेंशन मत लो, खत्म कर देंगे। फिर बचा ही क्या है? कल कल में खत्म कर देंगे सब। आज ले लेते जितना मैक्सिमम हो सकता है, सब कुछ कवर करवा देते हैं। जिस हिसाब से क्या चीज? क्या हुआ बेटा? अगर
टेंशन लेने की क्या बात है इसमें? टेंशन नहीं लेने का बड़ी। क्या तुम टेंशन क्यों लेती? अच्छा लेता, सॉरी। ये कह रहा मुझे मजा आता है, सहानुभूति मिलता है मुझे। देखिए थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये सबको पता है। क्या कहता है कि फिजिक्स में क्या कहता है, फिजिक्स में कहता है कि जो डेल्टा क्यू होगा वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। नहीं समझे मेरी बात को? जब हम किसी को हीट में चेंज करेंगे तो एनर्जी में चेंज होगा और वर्क डन होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत इजी इजी चीजें होती है, तो आप प्लीज स्टेटमेंट लिख लेना। मैंने वैसे इस पीडीएफ में स्टेटमेंट लिख दिया है, लेकिन आप स्टेटमेंट खुद से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं बोल दे रहा हूं स्टेटमेंट होती है। देखो ये तो इसकी इक्वेशन है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है अगर किसी को हम हीट देंगे तो हीट कन्वर्ट हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्या मतलब है इसका? इसका बहुत सिंपल मतलब है। क्या है सिंपल मतलब? अरे यार इसका चार्जर कहाँ है? तो बंद हो जाएगा, नीचे ही होगा। समझे? तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फिर डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे यहां पर हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में हमारा कन्वर्ट हुआ है। नहीं समझे मेरी बात को? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है एग्जाम के लिए, देखिए। तो वाई डज, स्टार्ट करते हैं। अरे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, क्या फायदा है? ये तो सावधानी कर रहे हैं, पता नहीं चलते से यार। आदमी मर जाएगा, ये सावधान करता रह जाएगा। जो जो बुद्धू से घटेगा ही घटेगा, तो कितना सावधान, जो होशियार आदमी बच जाएगा। भी आएगा मेरे नंबर यूट्यूब पे से मेरा नंबर है जी। क्लास में से टीचर पूछ रहा था भाई बड़े क्या बनोगे, क्या रहा टीचर बनना है, क्या रहा डॉक्टर बनूंगा। और वही बंदा 5 साल बाद पता है बोल रहा भाई तेरे को एक ऐप भेजा है डाउनलोड कर 10 रुपए लेकिन 15 रुपए। बोतल ही है
Why does air pressure in a car tire increases during driving? लाल सांड। चलो बताओ, जब एक गाड़ी चलती है तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है वेलोसिटी की वजह से, मोशन की वजह से। तो टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, और इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? आप लोगों ने अगर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हो, पीवी इज इक्वल टू, एक पल के लिए मान लो कि आइडियल गैस है, एयर में आइडियल गैसेस है, तो रिलेशन कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर गाड़ी चलेगी तो हवा गर्म होगा। हवा क्या होगा? टायर के अंदर, टायर के अंदर जो हवा है वो गर्म हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन वी ड्राइव अ कार, टेम्परेचर ऑफ एयर increases inside the tire, and if temperature increases pressure will also increase। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, समझ में आ गया? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लिखा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी। जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू 0 होती है, और डेल्टा टी 0 लिखोगे तो C की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। क्या आएगी? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अगला, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज 0 होता है, तो स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगा? 0। पीछे इनफाइनाइट क्यों आया था? अगर नीचे वाला 0 होगा तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसीलिए, या ऊपर वाला 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो एडियाबेटिक में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है, इसलिए स्पेसिफिक हीट 0 होता है। अ लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड। देखिए, अब अ लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम, जब एक लिक्विड 100 डिग्री पर होता है और वो 100 डिग्री के स्टीम में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट बोला ना, बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री। 100 डिग्री पर लिक्विड है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड है, और 100 डिग्री पर ही स्टीम बन रहा है, भाप बन रहा है। तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर 0 है। अगर इसका चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? इनफाइनाइट। पीछे हमने पढ़ा था, जब भी किसी का टेम्परेचर चेंज 0 हो तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है बताओ? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है इफ अ डोर ऑफ वर्किंग रेफ्रिजरेटर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, विल इट मेक द रूम वार्म और कूल। देखिए समझिए, क्वेश्चन है कि अगर हम फ्रिज को खुला छोड़ दें तो क्या हमारा घर ठंडा हो जाएगा? एसी लगाने की जरूरत ही क्या है? फ्रिज से कभी भी घर ठंडा नहीं हो सकता। फ्रिज से कभी भी घर ठंडा नहीं हो सकता। फ्रिज खोल के छोड़ दो भैया, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? बोलो क्यों? फ्रिज क्या करता है? फ्रिज का काम होता है
कि फ्रिज के अंदर तुमने कोई गर्म चीज डाली, मान लो आपने पानी डाला, पानी पानी अभी गर्म है, तो फ्रिज क्या करेगा, फ्रिज इस गर्म पानी से हीट को बाहर फेंकेगा अपने पीछे से। फ्रिज के पीछे क्या होता है बताओ, एक जगह होती है जहां से हीट बाहर फेंक रहा होता है ये, तो गर्म पानी का हीट निकाल के बाहर फेंक देगा। तो फ्रिज के अंदर गर्म पानी क्या जाता है, ठंडा। क्या जाता है, ठंडा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन तुम सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कि मैं फ्रिज को खोल के छोड़ दूंगा फ्रिज को। तो सोचो क्या होगा, पहले फ्रिज क्या कर रहा था कि गर्म को, ठंडे को, जो भी गर्म चीज है उसको हीट निकाल के बाहर फेंक रहा था। अब भाई साहब वही हीट तो इन्वायरमेंट में भी है, ये समझे? कुल मिला के मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, सिंपल भाषा में बोलूंगा तो भैया नहीं हो सकता, फ्रिज को खोल के छोड़ने से नहीं हो सकता। डिटेल्ड स्टडी इसकी आप खुद करो, मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि अब ऐसे तो अब पढ़ाने वाली बात होगी, पढ़ा थोड़ी रहे, पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। और तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ, और जो मैंने अभी मुंह से बोला वो सब कुछ वही है, ठीक है? उल्टा आपको एक बात बताऊं, अगर आपने खुला छोड़ दिया ना इसको, तो उल्टा ही गर्म ही हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है गर्म चीज से हीट निकाल के बाहर फेंकना। अब मान लो बाहर गर्म हवा हो गई एग्जांपल के तौर पे, तो उस गर्म हवा को लेगा ये, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, वैसे तो लेगा नहीं है। इस चीज को समझो, आपको कुल मिला के कोई गर्म चीज डालोगे तो ठंडा करके हीट को बाहर फेंक देगा। अब तुमने खुला छोड़ दिया, अब खुला छोड़ दिया, अब बाहर की गर्मी को ट्राई करेगा कि भाई मैं ट्रैप करूं, तो बाहर गर्मी तो फेंक ही रहा है ना ये। फील कर पा रहे बात को? थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लेना, मैं चाहूं तो इसको डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन 10 मिनट लगेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन, ये सब तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। पहली बात तो ये सिलेबस का ही नहीं है, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर है। ये काट क्या रहे हो, पढ़ लेना, आ गया तो। कितनी तेजी से काट रहे हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड व्हाट इज एन एडियाबेटिक। ये दो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पक्का पक्का चांस है। तो हम बताएंगे, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसका चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जिसका टेम्परेचर चेंज क्या हो, जीरो। अब व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो फॉर द प्रोसेस। अब कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि टेम्परेचर में चेंज ना हो, टेम्परेचर में, तो प्रोसेस बहुत स्लो हो, प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो, प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। अगर हम कोई काम बहुत स्लो स्लो करेंगे तो वहां पर हीट का चेंज होने का चांस बहुत कम है। जैसे मान लो मुझे इसको चाटा मारना है, मैं ऐसे गया आराम से, आराम से, इसका गाल लाल नहीं होगा, नहीं समझ रहे, गाल लाल नहीं होगा। अरे तो बहुत घटिया एग्जांपल है, सूट भी नहीं करेगा, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो प्रोसेस देखो, हम पढ़ा नहीं रहे ना, मेन है कि आपको हम बता रहे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्रोसेस स्लो होना चाहिए, और वॉल्स, जो वॉल्स ऑफ वो है सिस्टम, वॉल्स ऑफ सिस्टम होना चाहिए कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए, ताकि हीट जो भी पैदा हुआ है वो बाहर भाग जाए और यहां का टेम्परेचर क्या रहे, सेम। तो ये, और एडियाबेटिक के लिए क्या कंडीशन होता है, एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक होता है जिसमें हीट का चेंज जीरो हो। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि फास्ट होगा प्रोसेस, प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। एडियाबेटिक के लिए दो क्वेश्चन आता है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, तो प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। दूसरा कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगे, कैसे होंगे, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, वॉल्स ऑफ सिस्टम,
सिस्टम का जो दीवार होगा और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्लीज प्रिपेयर कर लेना, और एडियाबेटिक और आइसोथर्मल पे वॉगडन भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी मैंने आंसर्स लिखी दिए हैं। खत्म, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम देखने जा रहे हैं ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन से ओशन देखने जा रहे हैं। कल ऑर्गेनिक नहीं करेंगे? ठीक है, ऑसिलेशन वेव कल करेंगे, काफी बड़े बड़े चैप्टर है ना, इसलिए आज नहीं हो पाएगा। कल सुबह मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। चलो कल सिर्फ एक टाइम रखते हैं, ज्यादा कुछ प्रेशराइज नहीं करते हैं, ठीक है। कल अपन मिलते हैं शाम को सिर्फ 5 बजे, ठीक है। उससे पहले आप अपना लाइफ एंजॉय करो, मतलब सब पढ़ो। देखो सिर्फ अब ट्यूशन नहीं करना है, खुद से भी करना है, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी ज्यादा करो। लव यू ऑल, टेक केयर। ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे ग्रुप में जो मैंने भेजा है? जाओ पढ़ो, घर पे जाओ पढ़ो। ऑसिलेशन वेव के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, थियोरी भी कराऊंगा। हाँ, लव यू ऑल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक तरुष।